साथ होंगे आज अमेरिका से खान फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, वेलकम बैक होम। सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। असद एस मिर्जा साहब भी हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम सलाम संदिला साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक सर। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे अरशद परवेज साहब भी। राजा साहब जो हैं वो फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उनको लिंक सेंड कर दिया है। इफ यू गेट चांस बिकॉज ऑफ आई थिंक इट्स वे टू वाशिंगटन आल्सो सम रेनिंग और कंफर्टेबल नहीं होगा, बट अगर चांस मिला तो करेंगे हमें वो ज्वाइन। खान साहब जरा आप ही बता दें, ये कर्जे मिलने पर खुशियां मनाने वाले दिन कब से शुरू हुए हैं? हमें तो ये पता है कि कर्जे मांगने वाली कौमें कभी तरक्की नहीं करते और कर्जे मांगने से बेहतर तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए। तो ये कब से सर मतलब कि ये अनाउंस किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कर्जा मिल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह कर्जा लेने जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर्जे की जो जो किस्त है उसको एक्सटेंशन कराने जा रहे हैं, और अगर एक आध अरब डॉलर मिल भी गया उस कर्जे का तो इस कौम के मसाइल हल हो जाएंगे सर? नहीं सर, नहीं होंगे। और कौम का मसला ही यही है कि हमारी फिस्कल पॉलिसीज में देखें, जरा सा भी कोई आदमी गौर करे तो आईएमएफ कभी नहीं कहता कि अपनी प्राइसेस आप इंक्रीज करें। आईएमएफ ये कहता है कि अपने खर्चे कम करें। जी, आप अपने खर्चे कम करें। हुकूमत के जो लोड डाला हुआ है लोगों की गर्दन पे, और ये जो जंगें आप लोगों ने लगाई हुई हैं, खुदा के लिए इनको लपेटें, ये मैनेज करें। ये आपकी जंगें नहीं है, मगर आप क्यों इनमें कूदते हैं? ये खुशी जो मना रहे हैं ना, ये खुशी नहीं है, ये बेसिकली इनकी जेब में जाएगा ना, उसकी खुशी है। देखें, एक दफा मेरे पास ये पूरा सबूत मौजूद है कि कश्मीर के जो एक वो थे प्रेसिडेंट साहब थे जिन्होंने सियासत ही छोड़ दी थी, अतीक अतीक सरदार अतीक साहब जी, ने, उन्होंने कहा था, टीवी के ऊपर कहा था कि जब जलजिला आया उसके फंड आए मुशर्रफ साहब के अकाउंट में, उसमें हुकूमत के अकाउंट में, तो वो थे 2 लाख, और अवाम के अकाउंट में जो उन्होंने शुरू किया था उसमें कोई $5 मिलियन था। मुशर्रफ साहब ने स्टेट बैंक के गवर्नर के साथ बैठकर इस कश्मीरी रहनुमाओं को कहा कि ये पैसा जी स्टेट बैंक में उसमें डालो, और फिर वहां से उसका जहां गया वो कोई पता नहीं लगा। ये कर्जा जब पाकिस्तान के अंदर लेकर आएंगे, ये आपस में बांटेंगे, इसकी खुशी है और किसी चीज की खुशी नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा साहब क्या फरमाएंगे आप? तो मेरे ख्याल में काफी ज्यादा वाकयात के पाकिस्तान में लाइव हमेशा आप किया करते थे जब ये खान साहब तशरीफ ला रहे थे, आ रहे थे, बल्कि इनको लाया जा रहा था। खान साहब तो कर्जे मांगने को सर बड़ी हकारत की नजर से देखते थे। इवन फरमाया करते थे, चले वो कोट करना पड़ता है, जाहिर है खान साहब के अपने अल्फाज हैं कि खुदकुशी कर लूंगा कर्जा नहीं लिए। अभी तो कर्जे को पैकेज का नाम देकर जो मिला है उस पर भी खुशियां मनाई जा रहे हैं और जो लेने जा रहे हैं उस पर भी खुशियां मनाई जा रहे हैं सर। असद आपका म्यूट है, प्लीज ऑन कर लीजिएगा। म्यूट हुआ। अच्छा, जी आपकी तरफ से? मेरी तरफ से था, ठीक है। संदिला साहब, आपने वो मियाँ साहब की एक वीडियो देखी होगी कि मियाँ साहब ब्रीफिंग ले रहे हैं और एक किसी से अपने कारोबार के हवाले से ना, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। किसी ने बड़ा ज़बरदस्त किसी पीटीआई वाले लगाया हुआ था, देखो एक शख्स बीमार है और अपने बिजनेस के ऊपर ब्रीफिंग ले रहा है। तो किसी ने बड़ा ज़बरदस्त कमेंट किया हुआ था नीचे, उसने कहा कि वो कारोबार करता है और वो कारोबार करके अपना घर बार चलाता है। वो किसी दूसरे की जेबों में या एटीएम्स पे नहीं चल रहा है, या वो शौकत खानम की ज़कात को वो अपने लिए कन्वर्ट करके नहीं खा रहा। तो हमारे ऊपर एक ऐसा शख्स मुसल्लत है जिसकी नेचर ऑफ थिंकिंग जो है ना, वो उसका सोच ही यही है कि किसी तरीके से चंदा ज़कात ले दे के सारे काम चला लो। और पहली बात ये होगी कि चाइना जो $56 अरब आपको एज अ बिजनेस ट्रेड दे रहा था, उसी से आज आप 3-3 अरब, 1-1 अरब, 2-2 अरब डॉलर मांग रहे हो। तो इसका मतलब कुछ भी बदला नहीं है, ना आईएमएफ बदला है, ना पाकिस्तान की कौम बदली, कुछ एक बंदा ऐसा बदल गया है आपका कि जिसकी नेचर थिंकिंग ही, उसकी माइंडसेट ही उसका इस तरह का है कि बिजनेस करना ही नहीं है। अगर कोई एक बिजनेसमैन जब किसी मुल्क को चलाएगा ना, उसकी माइंडसेट ये होगा कि मैंने कारोबार लेकर आना है। एक चैरिटी, आप इमरान खान की नहीं, आप यहाँ पे अगर अब्दुल सत्तार ईदी को भी बिठा देते ना तो उसने भी यही करना था। आप रमजान छीपा को बिठा देते, उसने भी यही करना था। नेचर देखें एक बंदे का माइंडसेट, उसको पता ही नहीं है बिजनेस करते किसने। जिसने कभी जिंदगी में कोई फाइल खोल के नहीं देखी अपनी जिंदगी में, किसने मतलब एक रेंटा कार ही डाले था अपनी जिंदगी के अंदर, तो कम से कम उसको पता होता कि कारोबार किस तरह चलाया जाता है, किस तरीके से ट्रेड की जाती है। उसको लगता सब यही है कि $4 अरब, $5 अरब ले आए, मुल्क चल जाएगा। अब मसला सारा ये है कि मैं सिर्फ इमरान खान को उसमें ब्लेम नहीं करूंगा। इसको जो लाने वाले जो सेलेक्टर्स है ना, असल में प्रॉब्लम उन लोगों की भी है, उनको भी हिस्सा नहीं मिलता ना। ये जो ट्रेड आती है, जो बिजनेसेस होते हैं,
ये जो आपके साथ जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, इनमें उनको हिस्सा नहीं मिलता। डेफिनेटली एक चाइनीज़ कंपनी है, एक चाइनीज़ इलेक्ट्रिक कंपनी है, वो आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो हिसाब किताब रखेगी ना, एक पैनी का हिसाब रखेगी वो। ये जो $1 अरब IMF से आपको छठी या सातवीं किस्त मिली है, छठी किस्त मिली है आपको, जी जी इसके तो जिम्मेदार आप खुद हैं, इसका तो जिम्मेदार पाकिस्तान के सारे स्टेट पर्सन हैं। इसका हिसाब किताब उन्होंने किसको देना है? इन्होंने अपने आप को इसका हिसाब किताब देना है। जब पैसा आपकी जेब में आ जाए और उसका हिसाब किताब भी आपने खुद ही को देना है, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ईजी है पैसा बनाने में, और पैसा बना रहे हैं ये लोग। संदेला साहब, इतनी वर्स्ट सिचुएशन के बावजूद भी इन लोगों को ये शर्म नहीं आ रही कि आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है, और यहाँ बैठ के, और एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर ऐड करूँगा कि ये जो सबसे ख़तरनाक काम कर रहे हैं ना, और जो आने वाले हुकूमतों के लिए अगर कल को अल्लाह ताला इसाक डार को मौका देता है या मफ्ता इस्माइल को मौका देता है, तो सर उन लोगों के लिए सबसे ख़तरनाक चीज़ ये पैदा करते जा रही है, ये फेक जो नंबर्स पेश कर रहे हैं कि हमारी ग्रोथ 5.8% हो गई है। मतलब दुनिया भर के जो इदारे हैं वो कहते हैं कि हम पूरी दुनिया, हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करके चलते हैं, आप लोग अलग ही कोई एक स्टेट, बनाना स्टेट बन के बैठे हुए हो, और हम तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम कोई ट्रीट ही नहीं करेंगे किसी हवाले से। अगर कल को किसी यूरोप में या अमेरिका में बैठे हुए किसी बिजनेसमैन ने पाकिस्तान में अगर उसने नंबर्स देखने होंगे कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, तो वो जब देखेंगे कि जब उनको पता लगेगा, ये मूडीज वाले, जब इनको फिच वाले ये बताएंगे जब कि भाई वहाँ तो बेवकूफ़ किस्म के लोग बैठे हुए हैं, और जो बैठ के शिबाज गिल बैठ के वो रिपोर्टें बना रहा होता है कि आपकी इकोनॉमी 5.8 चली गई है, और उसको एयर वाई चला भी रहा होता है कि 5.8 इकोनॉमी चली गई है हमारी, हालांकि पूरी दुनिया कह रही है कि इस वक्त आपकी 2.3 या 3.4 से ऊपर नहीं जाने वाली आपकी 2022 के अंदर, जाने वाली है। मतलब अभी तो आप जो है 1%, 2.5%, 1.5% एक्सपेक्टेड है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। तो ये चीज़ मैं बहुत सारे लोगों को मैंने ये बात बताई है, इसाक डार तक भी ये बात मैंने पहुंचाई कि आप इस चीज़ को कंडेम करें, कम से कम इस चीज़ को हाईलाइट करें कि ये कर रहे क्या रहे हैं, ये स्टेट के साथ क्या कर रहे हैं। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। बिल्कुल ठीक है। खान साहब, मुझे जरा ये बताएं, चाइना के साथ इस हुकूमत ने कोई अच्छा तो नहीं किया? अगर देखा जाए तो चाइना का एक प्रोग्राम था जिसका नाम CPEC था, उसमें 14-15 जो आपके कमर्शियल हब बनने थे, जूम बनने थे, जहां पे कारोबार और पता नहीं कितने किलोमीटर लंबे चुने, मतलब ठीक ठाक किस्म का बहुत बड़ा, उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया इस हुकूमत ने, उसको बंद कर दिया है। तो फिर ये चाइना के साथ जब चाइना के पास कर्जा लेने जाएंगे, चाइना का प्रोजेक्ट इन लोगों ने फ्लॉप किया, बंद किया, काम नहीं करने दिया, बहुत ज्यादा मसाइल पैदा किए, तो चाइना इसके बावजूद अगर इनको कर्जा देता है तो इसके पीछे क्या साइंस है? चाइना का कोई अपना मुफाद है? चाइना इनको घेर रहा है? चाइना पैसे दे दे के इन पर कब्जा कर, मतलब इसके पीछे राज क्या है कि आप उनकी प्रोजेक्ट जो है बंद कर रहे हैं पाकिस्तान में, और फिर उनसे कर्जा भी लेने जा रहे हैं और वो आपको कर्जा दे भी रहे हैं? ये बड़ी अजीब बात है, और हम ये समझते हैं, और पहले भी ये कहा गया था कि ये जो चाइना जा रहे हैं, देखें इस वक्त इमरान खान साहब के ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट के साथ, फौजी एस्टैब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर है। उनका वो जो उनकी खैर सगाली थी सारी खत्म हो चुकी है। ऐसे मौके पर मिलिट्री खान साहब को अकेला चाइना भेजेगी कभी, चाहे ये जाके वहां कोई और गंद करके आए? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि कोई थर्ड पावर इन दोनों को, चीफ को और खान साहब को, वार्निंग देने के लिए इनको इन दोनों के नाम पर बुला के कहीं और बिठा के बात करेंगे, और उसका जवाब टेक्निकल ये है कि जी हम वहां लोन के लिए जा रहे हैं, और वो लोग भी लोन, उनकी खबरों में, चाइनीज न्यूज़पेपर में कोई खबर है कि ये प्रीमियर्स आ रहे हैं या उनका कोई लोन? और आपने लॉजिक बिल्कुल बयान कर दी, बिल्कुल अवाम के समझने के लिए लॉजिक कर दी कि इन्होंने अपने मुल्क में उसको खड्डा खोद रहे हैं। एक बात वैसे समझने की है कि 40 के करीब 37-38 ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स खड़ी कर दी गई थी चाइना के लिए अप्रूवल्स में, ताकि काम स्लो हो जाए। उन्होंने गन पॉइंट पे वो हटवा दी है और 4 गुना स्पीड कर दी है इसकी, क्योंकि उनको पक्का पता लग गया है कि मौलवी हिदायतुल्लाह के धरने के अंदर 13,000 के करीब फाइटर्स आईसिस के और उन तालिबान के जो पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के हैं, वो वहां से इस तरफ से अंदर दाखिल हुए हैं उस धरने की आड़ में। ना ये पानी का मसला था, ना ये मछेरों का मसला था। वहां पानी और मछेरे 1000 साल से आबाद हैं, जब हुकूमत नहीं थी तब भी। तो ये जो अंदर एंटर हुए हैं, उस दिन के बाद पाकिस्तान में इस्लामाबाद के वाक़े से लेकर अनकली वाला, और जो आज हुआ है अभी पंजगूर में आधे घंटे पहले, आप एक सक्सेशन बना लें
कि गवर्नमेंट ने अवाम को तालिबान के हवाले कर दिया ताकि बदला ले तालिबान अपना, और ले रहे हैं वो। हर उस ऑफिसर से, हर उस मुखबर से, हर उस रिटायर्ड अफसर को वो कत्ल कर रहे हैं जिन्होंने उनके खिलाफ काम किया। नंबर 1, इस वक्त ये जो जंग के लिए इन्होंने अपने आप को ऑफर दिया है, मेरा पूरा यकीन है कि ये जो चीफ आ रहे हैं अमेरिका, ये भी यहां से कोई अप्रूवल लेने के लिए आ रहे हैं, और खान साहब को चाइना के नाम पर किसी और जगह बिठा के तो इनको मजबूर किया जाएगा कि ये या तो रास्ते से हटे या फिर एग्जैक्टली वही करके दें जो हमारा इकोनॉमी का प्लान होता है। वो होता है वॉर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी वॉर इकोनॉमी है कि हम जंगें करा के अपना खर्चा निकालते हैं और अवाम को कहते हैं मांग के खाओ। अब ये सारा सिनेरियो, इसके सबूत भी हैं, 2 सबूत बड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी का स्टेटमेंट और शेख रशीद का, दोनों ने कहा, आंखें बंद करके कहा कि मजीद धमाके होने हैं, मजीद धमाके होने। शाह महमूद ने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। दोनों क्लिप मैंने रखे हैं, अगर आप चाहेंगे मैं भेज दूंगा, बाद में भी आप लगा सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, जरूर भेजिएगा, बिल्कुल जरूर भेजिएगा। असद भाई, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत हद तक, अच्छा असद साहब तो खुद दहशतगर्दी का शिकार हो गए मेरे ख्याल में, इंटरनेट का चक्कर है, कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ। उनके साथ भी यही इशू है, अरशद परवेज साहब के साथ भी यही उनका मैसेज आया कि वो थोड़ी तक दोबारा ज्वाइन करेंगे। नहीं है ना इंटरनेट आज। ये फारूक साहब, ये जो मुझे जरा ये बताएं कि ये जो दहशतगर्दी की नई लहर है, अभी वैसे जिक्र तो किया आपने मोटा मोटा, असद साहब ने ज्वाइन कर लिया, आप उनको लेते हैं अगर वो उनका हेल्प आउट होता है तो। असद साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज बिल्कुल आ रही है। अच्छा असद साहब, मुझे जरा ये बताइए, दहशतगर्दी से तो पाकिस्तान काफी हद तक महफूज हो गया था, अब ये जो नई दहशतगर्दी की एक लहर है जिसमें अर्शद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, दहशतगर्दी नई लहर है जिसमें मतलब देखा ये जाए तो अनारकली वाकया इसमें सिविलियन पे भी किया है, लेकिन पाक फौज पर ये दूसरी दफा हुआ। इससे पहले भी आपको शायद पता हो कि सिर्फ 10 दिन पहले कुछ हमारे 10 से -+ फौजी जो वो शहीद हो चुके हैं। ये नई लहर जो दहशतगर्दी की है, ये इसके पीछे क्या साइंस है, कौन इसके पीछे हो सकता है? क्या अफगानिस्तान की हुकूमत, जैसे खान साहब ने जिक्र किया, या इससे भी कोई बड़े मकासद हासिल किए जाएंगे इन चीजों को करके? संदिला साहब, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, कोशिश करेंगे बड़े एहतियात से इसके ऊपर गुफ्तगू हो। इस पे जो पहले जो हमारे पास जो इतलात आती थी बम धमाकों की, उसके पीछे एक एंटिटी होती थी टीटीपी, कि टीटीपी उसमें मुलविस होती थी। आप एक चीज़ देखें कि इस वक्त इसके पीछे जो नासिर आ रहे हैं वो आ रहे हैं BLA, जो बलूचिस्तान लिबरेशन और बलूचिस्तान नेशनल आर्मी जो है, इन दोनों का इलाहाक हो गया। ये पहले दोनों, ये तीसरा ग्रुप एक और था, जो तीनों ग्रुप जो है ना अलग अलग ऑपरेट करते थे बलूचिस्तान के अंदर, जिसको अलग अलग इनकी कमांडर्स थे, और इनके बड़े ख़तरनाक किस्म के नाम रखे होते हैं इन लोगों ने, कमांडर्स के अपने इन लोगों ने, और रैंक्स दिए होते हैं बाकायदा इन्होंने, मेजर, ब्रिगेडियर्स, अपने ना जनरल। जी जी। तो अब ये एक इन्होंने सबने जॉइंट वेंचर कर लिया है। अगर आप इनकी रिपोर्ट्स देखें, आप इनके ट्विटर हैंडल्स वगैरह भी देखें, तो उन्होंने जॉइंट वेंचर कर लिया है। और अब ये लोग जो है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमले कर रहे हैं। अनारकली वाक़े का भी जिम्मेदारी इन्होंने कबूल की, और ऑफ कोर्स बलूचिस्तान में जितने भी अटैक्स हो रहे हैं वो तो यही कहते हैं कि हमारी सरजमीन है। और अब मसला सारा ये है कि क्या वाकई इसके पीछे कोई बलोच, पाकिस्तान के जो बलोच अनासिर हैं, जो नाराज़ बलोच अरकान थे, क्या वही लोग हैं? अगर वही लोग हैं तो क्या CPEC के मामले में या नवाज शरीफ के दौर में जो उनको गले से लगाया गया था, सीने से लगाया गया था, कि वो सारी चीज़ें क्या रिवर्स हो रही हैं? क्या CPEC पे जो उनसे वादे किए गए थे या उनकी या नाराज़गी की वजह ढूंढनी पड़ेगी ना? अगर CPEC की वजह से उनकी नाराज़गियाँ दूर हुई थी, या नवाज शरीफ के दौर में वो कौमी दायरे में आए थे, तो क्या मतलब दोबारा अब क्या कुछ उनके अंदर कोई नाराज़गियाँ पैदा हो रही हैं, या हम लोग खुद एक्शन सही नहीं ले रहे, या हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं, या हमारे जो इक़दाम है वहाँ पे वो ठंडे पड़ चुके हैं, या ये बहुत संगीन मामला है। CPEC से पहले सिक्योरिटी बलूचिस्तान की इंश्योर की गई थी, और एक बड़े पैमाने पे ऑपरेशन जो है ना लॉन्च किए गए थे, ज़रब-ए-अब्स था और उसमें रद्दुल फसाद था, ये हमारे बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं यहाँ पर, और इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से कमर तोड़ दी थी दहशतगर्दी की। नवाज शरीफ के दौर के अंदर इक्का दुक्का के वाक़यात होते थे, और शुरू के उसका असर जो है वो तकरीबन इमरान खान की दौर हुकूमत में भी 1-2 साल रहे हैं पाकिस्तान में, एकदम इस तरह के वाक़यात होना। जी अर्शद भाई आवाज सुन रहे हैं? अर्शद भाई आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी, आप इसको आगे लेना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल अर्शद साहब, बड़ी मेहरबानी आपको ज्वाइन करने का। अच्छा साहब, कर्जा लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना गए हैं, और प्राइम मिनिस्टर कर्जा के बारे में क्या फरमाया करते थे आपको बताने की जरूरत नहीं है,
क्या कहेंगे सर चाइना के दौरे पर? और चाइना अगर कर्जा देता है, जो कि मैं खान साहब से सवाल कर चुका हूं, चाइना के तो आपने सारे मंसूबे यहां पे ठप किए हैं, तो चाइना आपको कर्जा क्यों देगा? और अगर देगा तो उसके पीछे क्या मकासद होंगे? मेरी आवाज आ रही है ना, तो बीच में एकदम कट गई थी शायद। अब आ जी रही जी, है। आप कंटिन्यू करें, ओके। मैं फिर ऐड करता हूँ। नहीं नहीं, आप करें, मैं मुझे पता नहीं ठीक है, कि बीच में क्या ठीक है, हुआ जी ठीक है। एकदम। चलिए, अर्शद साहब आप जो अर्शद साहब जी प्लीज। बिल्कुल। अच्छा, एक तो बात ये है कि जो ये कर्जा लेने के लिए जा रहे हैं, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ इत्तलात हैं, काफ़ी दिनों पहले आ गई थी, उसके बाद ये भाग दौड़ शुरू हुई। ये अपनी जान बचा रहे हैं, हकीकत तो ये है, क्योंकि हालात इतने ख़राब हुए हैं। पाकिस्तान इकनॉमिकली डिफ़ॉल्ट कर चुका हुआ है, अनाउंसमेंट बाकी है, और उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। अब जो लोग अनाउंस नहीं कर रहे और जिस तरीके से वो IMF अपना शिकंजा कस रहा है, FATF अभी तक ये ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल के दे रहे। इसके अलावा दीगर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं। दुनिया का कोई मुल्क इंडिया और इसराइल के अलावा शायद ही कोई बचा हो जिससे इन्होंने कर्जा ना ले लिया हो, और बड़े खुशी खुशी जाते हैं और पैकेज और डील और पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं उसको, बड़े मौजिब किस्म के। तो ये चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन संदीला साहब, हकीकत ये है कि कुछ ऐसा हुआ है पिछले 6-8 माह के अंदर के PMLN को भी आप देखेंगे कि उसने खामोशी इख्तियार की और उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको हैंडल कर लेने दो। ये चीज़ें सामने आई, और अभी आखिर के अंदर तकरीबन कोई 2-1 माह पहले से कुछ इनको अचानक से ऐसी तकलीफ हुई है कि जब अफगानिस्तान के अंदर देखा कि अमेरिकन का वो इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि ठीक है, हम रशिया वाला हाल होने से बच गई, ये बहुत बड़ी कामयाबी। एक बात। दूसरी बात ये है कि चाइनीज का इंटरेस्ट है यहाँ पे CPEC बनाने में। तो मैं ये आपके प्लेटफॉर्म पे, जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, इसमें मैं पहली दफ़ा इस बात को बताता हूँ कि ये है क्या चक्कर। पहले कई दफ़ा बताया, लेकिन किसी और तनाज़र में बताया। चाइना के 2 पार्ट हैं। एक है उसका 40% पार्ट जुग्राफियाई लिहाज से, उसकी हदूद के हिसाब से, जी और उसके ऊपर उसकी तकरीबन मोर देन 90% आबादी जो है, आबादी है, और जो 60% एरिया है ना, उसके ऊपर उसकी 10% आबादी है, जो कि मतलब तकरीबन, चाइना का वो बलोचिस्तान ही है। जी बिल्कुल, चाइना का बलोचिस्तान है। अब वो आबादी क्यों कम है? वो आबादी इसलिए कम है कि जितना ये 40% वाला है ना, उसमें बीजिंग, शेंजन, कैंटन, वुहान और दीगर जितने इकोनॉमिक जोन है ना, बहुत बड़े बड़े, वो सब उस साइड पे हैं, इसलिए कि उनको पोर्ट्स लगती हैं वहां पे से, ट्रांसपोर्टेशन आसान है। फिर 3 जो आप कह लें सेंटर के अंदर जो आते हैं, सहरा गोभी बड़ा आ जाता है, उसी के पार्ट और हैं, वो बिल्कुल काटते हैं। सड़कें निकल जाती हैं, गाड़ियां निकल जाती हैं, लेकिन ट्रक ट्राले अगर एक साइड से दूसरी तरफ जाएं तो वो बहुत बड़ा टाइम है। यानी कि आप लगाएं कि चाइना का साइज इतना है कि अमेरिका के 4 टाइम जोन है, 4 टाइम जोन है, जी और चाइना के 5 टाइम जोन है। बल्कि मैं नेक्स्ट टाइम में ऐसा करूंगा, मैं आपको कुछ विजुअल्स भेजूंगा, वो जी अभी आप डिस्प्ले कर देंगे। ठीक। अब चाइना का इंटरेस्ट है इस तरफ, उसने भी पेज टाइट किए, वो पैसा देने से इनकारी नहीं है। यहाँ पर हमारे व्लॉगर्स भी बहुत सारे ये कहते रहते हैं कि जनाब, वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो तो कैश देने के लिए भी रेडी है। और तकरीबन जो इत्तलात हैं वो आज से 7-8 माह पहले तक की हैं कि 18 बिलियन से ज्यादा ये ले चुके हुए डॉलर्स। चाइना से। जी, चाइना से। और वो जिसको कहते हैं ना कि विद इन 3 मंथ के नोटिस पे वो वापस ले सकते हैं। आप कहाँ से देंगे? अब ये देखें अपनी सॉवरेनिटी को किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं। जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो लाने वाले हैं, वो कैश बिजनेस करते हैं। उनके इंटरेस्ट जो उनसे, उनके बच्चों के इंटरेस्ट हैं, वो कहाँ पर हैं, हम सब के सामने मौजूद है। कोई शख्स कहता है कि हम जवाब देने वाले तो हैं ही नहीं ना, हम तो सवाल करने वाले, हम तो गद्दार कहने वाले। तो ये चीज जो उनसी है ना, हमारे सामने मौजूद है। अब इनको थोड़ी सी कुछ ऐसी मिर्चें लगी हैं कि इनको जो है ऐसा खौफ है कि जितनी भी हम मूवमेंट करते हैं, इवन जो हम अपने कमरे के अंदर बैठकर जो आपस में बात कर रहे थे, वो भी दीवार के पीछे वाले जिनसे ना वो सुन रहे होते हैं। उनकी इंटेलिजेंस इतनी तेज है, उनके इस टाइम में टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अगर वो उसको नंबर 1 पे नहीं कहेंगे, लेकिन हुजम के हिसाब से अगर देखेंगे कि हम नंबर 2 पर भी है, तो वो 1 नंबर से बहुत आगे। ये हकीकत सूरत हाल है।
तो उनका इंटरेस्ट है, वो कहते हैं कि बना के रहेंगे। और यहाँ पर जो है ना, अब इनको पिसू पड़े हैं कि वाह जी वाह, क्या बात है, सीपैक की है, हम बनाते हैं जनाब, हम इसको सिक्योर करते हैं। और रोका किसने था? ये भी हमारे सामने। तो ये कोई आसानी के साथ नहीं कि जी कर्जा लेने के लिए जा रहे हैं, भीख मंगे तो ये हैं। ये जिस प्रोग्राम के ऊपर आए थे वो तो उस प्रोग्राम पे अमल कर रहे हैं। शायद असद भाई भी मौजूद हैं। मैं वो पहला बंदा हूं, या कहना नहीं चाहिए बहरल, कि जो कह रहा है, क्योंकि मैं चैटिंग्स वगैरह देखता हूँ, ये जो उनकी डिस्कशंस होती हैं, ये ग्रुप आया ही इसलिए था। इनको कोई शर्मिंदगी नहीं है, इनको कोई शर्मिंदगी मलाल अरशद साहब नहीं। होनी कहां से है? जिस बंदे की जिंदगी का मकसद ही जो मानता ये है कि मैं सबसे